हाउ टू राइट आंसर ऑन बोर्ड। देखोगे ना, ये क्वेश्चन पेपर है, 2 लोगों के क्वेश्चन पेपर है ये पूरे पूरे। पहले तो ये कर जाना, कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी रिपीट होगा, तुम देखना, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे आंसर राइटिंग हम करते हैं लॉन्ग आंसर्स की। ऑलराइट, यस मैम। ठीक है, यो यो मैम। ओके। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आज हम लोग क्या पढ़, कहाँ तक पहुंचे? एंजाइम्स। एंजाइम्स तक पहुंचे हैं, राइट। और एंजाइम्स में हम लोगों ने कहाँ तक करा है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम रिएक्शन। तो इसमें हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, इनिबिटर्स करे, ठीक है। तो आप लोग, स्क्रीन दिख रही है सबको, राइट? यस मैम। तो अब Vmax/2 km यहाँ तक पहुंच चुके हो? यस मैम। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर करा है? यस मैम। आज हम करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये वाला पार्ट खत्म कर लेंगे, नॉमेनक्लेचर एंड टर्मिनोलॉजीज। ओके, चलो। यस। मुझे लग नहीं रहा है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर तुमको कुछ याद भी है, तो मृत्यु जैसा आंसर आ रहा है मुझे। अच्छा, मुझे फटाफट से बताना ए, बी और सी में क्या वैल्यूज लिखूं? दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ये ग्राफ तब है व्हेन नो इनिबिटर इन द रिएक्शन, ठीक है। नो इनिबिटर, इन द एब्सेंस ऑफ इनिबिटर ये ग्राफ आ रहा है किसी केमिकल रिएक्शन के लिए। तो ए की वैल्यू किस, क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या कॉरेस्पॉन्ड करती है? बी की वैल्यू किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है? और ओए ओए, चैट में लिखना चाचा, चैट में लिख के बताओ मुझे कितने बच्चों को पता है ये बात। शुरू बेटा, हर्ष तुम्हारे दोनों की तबीयत कैसी है? मैम ठीक है अब। तेरी वैसी है हर्ष? ओके कांक्षा, कांक्षा सबसे पहले करा, क्या बात है, यानी कि कांक्षा पढ़ के आई है ना? ये मैम। गुड बेटा गुड। स्कूल में क्या चल रहा है बेटा तेरे? मैम रिवीजन। कौन से चैप्टर? बायो में? आवाज नहीं आई बेटा कांक्षा, कौन सा चैप्टर चल रहा है बायो में? मैम रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये मैम। ठीक। ओके, लेट्स सी किस किसने आंसर करा है। रिया भी ने करा है आंसर। रिया, स्कूल में क्या चल रहा है बेटा? गुड। मैम रिवीजन। कौन सा चैप्टर? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ओके, प्रीति ने भी आंसर करा है। प्रीति, तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है बेटा? मैम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का ही रिवीजन है। अच्छा, हर्ष तुम्हारे? स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन। और शिल्पी आपके? शिल्पी के वाले, ठीक है। तो ए इज द वैल्यू ऑफ वी मैक्स। वी मैक्स का सिंपली मतलब है कि जितने भी एंजाइम थे ना, उन सब के ऊपर सबस्ट्रेट लगा हुआ है, तो सारे एंजाइम ऑक्यूपाइड है, ये मतलब होता है ना इसका शुरू। मैम तूने चैप्टर लगाया नहीं है ना सही से? मैम नहीं लगाया सही से। लग गया पता। वी मैक्स बाय 2 है, बी की वैल्यू बिल्कुल ठीक लिखा है आप लोगों ने जिन्होंने लिखा है। वी मैक्स बाय 2 की वैल्यू का मतलब होता है, बी का मतलब है यहाँ पे हाफ एंजाइम ऑक्यूपाइड है सबस्ट्रेट से, ठीक है। एक तो मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब मैं तुमको ये भी बताऊंगी कि बाई चांस नहीं आ रहा तो तुमको याद क्या रखना है, ठीक है। तो बने रहिएगा। लास्ट में हम लोग लाइफ सेविंग टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे को सच में लगता है देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इन नोइंग समथिंग, सम ट्रिक्स। इसमें क्या बुराई है, पता तो होना चाहिए ना कि कभी भाई दिमाग से निकल गया तो ट्रिक्स तो याद रहेंगी। ई वैल्यू हमारी रिप्रेजेंट करती है केएम। एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो केएम बता रही है हमें वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जब आधे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच थे, हाफ ऑफ द एंजाइम ऑक्यूपाइड बाय द सबस्ट्रेट। देखो ना, सी और बी की वैल्यू एक एक पॉइंट पे आ रही है,
तो सी तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बताती है, बी तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम बता रही है। ठीक है, तो बी की वैल्यू आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि आधे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड है, मतलब अगर 100 एंजाइम थे तो 50 एंजाइम बाइंड हो चुके हैं सबस्ट्रेट के साथ। और अगर केएम बोलूंगी तो वो जो 50 सबस्ट्रेट की वैल्यू है ना, वो केएम रिप्रेजेंट कर रही है। ये बात करती है सबस्ट्रेट की, और ये वाली जो लाइन है पूरी वाई एक्सिस, ये बात करती है आपके पास एंजाइम की। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ये मैम। यस मैम। कॉम्पिटिटिव की जब हम बात करते थे तो कुछ नहीं कर रहे थे, हम बहुत सिंपल सी बात करते थे। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या करता है? लड़ाई करता है, एक तरह से कंपटीशन कर रहा होता है कि सबस्ट्रेट है और ये इनिबिटर है, ये दोनों भागेंगे किसकी तरफ लगने के लिए? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, है ना। अब देखो दोनों भाग रहे हैं, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो ज्यादा एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। तो अगर इनिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो एंजाइम के साथ वो बाइंड कर जाएगा, और अगर इनिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड कर गया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नो मैम। नहीं बनेगा। नो और अगर मैम। मैं सबसे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दूं तो फिर कौन बाइंड करेगा एंजाइम के साथ ज्यादा? सबस्ट्रेट। तो प्रोडक्ट बनेगा? ये मैम। यस मैम। बिल्कुल बनेगा। यार सबस्ट्रेट एंजाइम इनके हाथ पैर थोड़ी है, ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है। इट्स लाइक रैंडमली एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसके चांसेस ज्यादा है ना एंजाइम के साथ टकराने की, एज कम्पेयर टू इनिबिटर। राइट, तो बेशक इनिबिटर प्रेजेंट है लेकिन सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो अगर यही बात मैं 3 वर्ड में लिखना चाहती हूँ, शुरू, अगर मैं लिखना चाहती हूँ वी मैक्स, अगर मैं लिखना चाहती हूँ वी मैक्स बाय 2, आकांक्षा अगर मैं लिखना चाहती हूँ के एम, तो मेरे को पता है इनिबिटर हो या ना हो, अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शन तो होगा ही, होगा ना इस केस में। यस मैम। ये मैम। अगर इनिबिटर बाइंड भी कर गया तो कभी ना कभी छोड़ेगा और यहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड तो करेगा ही। तो मुझे पता है कि इनिबिटर हो या ना हो, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर अगर प्रेजेंट है भी है तो वी मैक्स कभी ना कभी आएगा, विल अचीव, कभी ना कभी आएगा। कभी एक टाइम आएगा कि सारे एंजाइम पे सबस्ट्रेट अटैच होंगे, वी मैक्स बाय 2 भी आएगा। अगर सारे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे तो कभी ना कभी आधे एंजाइम भी तो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे, तो ये भी आएगा। बस अगर तुम चाहते हो इनिबिटर है और केमिकल रिएक्शन चलाना चाहते हो तो कुछ मत करो, इनिबिटर को अगर तुम ओवर पावर करना चाहते हो तो तुम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो। तो अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो केएम रिप्रेजेंट करती है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको इंक्रीज करूं या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। ठीक है, अगर तुमको कुछ भी नहीं समझ आया तो तुमको बस यही चीजें याद रखनी है जो मैंने नीचे लिखी है, इज नथिंग। इसको याद रख लेना कि वी मैक्स रिमेन द सेम किसके केस में? इन द केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। इन द केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, जो बच्चों का डब्बा भी खुला है, जिनको ये चैप्टर दोबारा से लगाना पड़ेगा, मिस हो गया, बीमार थे, जो भी रीजन था, टेस्ट था स्कूल में, जिनका मिस हो गया, अब उनको पूरा समझ तो आएगा नहीं, पीछे का लगाना पड़ेगा। तब तक के लिए ये याद रख लो कि लेक्चर से कुछ तो लेके जाओ ना, 4 नंबर, इतना याद रख लेना। अगर कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है उस रिएक्शन में वी मैक्स की वैल्यू रिमेन द सेम, वी मैक्स बाय 2 रिमेन द सेम, Km की वैल्यू होती है इंक्रीज। सिर्फ सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करनी है तुमको और कुछ नहीं करना है बाकी सब से। ठीक है, अब मैंने एक बार बताया था कि अगर Km की वैल्यू है लेस तो एंजाइम की एफिशिएंसी कैसी होती है? हाई। एंजाइम एफिशिएंसी हाई। यहाँ पे Km की वैल्यू कैसी है इनिबिटर की प्रेजेंस में? हाई। हाई है, तो एंजाइम की एफिशिएंसी कैसी होगी? लो। लो। तो मैं एक चीज यहाँ लिख सकती, ये लिख सकती हूँ ना कि Km की इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एंजाइम एफिशिएंसी, लिख दूं? ये मैम। यस मैम। ये निकाल लो। अगर तुमको ये समझ में भी नहीं आया ना, बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन इसको समझ जरूर लेना क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है, ये इतना मुश्किल नहीं है। एक बार लेक्चर लगाओगे ना ढंग से हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट इसको याद कर लो, इसे लिख लो फटाफट। एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं क्वेश्चन हो रहा है या नहीं। लेकिन अगर आए हो ना 1 घंटे के चैप्टर क्लास लगाने तो सीख के जाना, नंबर जरूर लेके जाना है। सिमरन आ गई, सितेंद्र आ गया, के कमला भी आ गई, अर्नब आ गया, रिजुल, मयंक। मयंक बेटा समझ आ रहा है? अर्नब, रिजुल, विनय, Yes, ma'am. वंशिका इज हियर, आर्यन इज हियर।
हरीश इज हियर. अरे मौन व्रतधारी वंश. राजकुमारी इज हियर. कशिश इज हियर. कशिश तुम काफी दिनों बाद आई हो. कशिश. जो बच्चे बहुत दिनों बाद आते हैं मेरे को ऐसा लगता है कि नैप नैप कर लिया एलियंस ने उन्हें. बेटा बता दिया करो. आने नहीं वाले हो. अभी एक पिछली क्लास में एक लड़की है मनीषा, वो कुछ दिनों से क्लास नहीं आई. आज मैंने बोला यार ये तो आज भी नहीं आई. साथ वालों से पूछा कहाँ गई. कह रहे पता नहीं, काफी दिनों से ग्रुप में भी रिप्लाई नहीं कर रही. उनका प्राइवेट ग्रुप है बच्चों का. फिर काफी दिनों से ग्रुप में रिप्लाई नहीं करनी. हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया. हो सकता है एलिया ने किडनैप कर लिया है, हो सकता है बर्फ में जम गई है. क्लास के एंड तक वो आ गई ये पूछने के लिए कि मैम क्लास स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं तो मैं क्लास नहीं लगा पा रही, ये बता दो क्या क्या हो गया. बताओ. हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया. एक बच्चा भी लॉट कर दिया था हमने कि कुछ नहीं करना, तुझे पता करके आना है कि ये बच्ची कहाँ गई. शुक्र है वो आ गई, नहीं तो कल वो बच्ची पता करने गई होती, वो कहाँ चली गई. तो बता दे अगर नहीं आ रहे हो तो. ऐसे फिर मेरे को सच में लगता है जादू उठा के ले गया तुम्हें धूप सेकने. चलो क्वेश्चन लगा के देखते हैं. क्वेश्चन नंबर, तुमसे तो सारे क्वेश्चन लगाऊंगी मैं. तुम्हारा हो गया, पिछले बैच का भी हुआ नहीं है, टॉपिक खत्म. तुम्हारा हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 54. 54 यही 64 दिख रहा है. 64 ये है मैम. Yes, ma'am. घर से पढ़ना. जितना तुमको इन्फॉर्मेशन दिया उसके बेसिस पे लगाने की कोशिश करो. हर्षकांक्षा. शुरू. 3 बच्चों ने किया, क्या बात है. शुरू की नाक भी बह रही है और आंसर भी जल्दी आ रहे हैं. राजकुमारी, आकांक्षा, हरीश, शिल्पी, शालिनी. वेरी गुड शालिनी. रिया, प्रीति. मैम भाग गया. अंशिका. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. गलत ढूंढने, इनकरेक्ट ढूंढने के. ठीक है. शुरू खुद से किया है तो तुक्का मारा. यस मैम, मैंने ऑप्शन ये देखा ना और आपने लिखाया था कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है और इसमें लिखा था डिक्रीज होती है, तो मैंने यही कर दिया. ठीक है. महक, अंशिका, गुड. Competitive inhibitor does not affect the rate of breakdown of a enzyme substrate complex. ये तुमको क्या बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या नहीं करते हैं. ध्यान से देखना और शायद ना समझ आया हो. देख हार जाए यार. ये देखो. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ये कह रहे हैं कि एक एंजाइम होता है, वो अपने सबस्ट्रेट के साथ लगता है, तो उसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि कुछ ऐसे दिखता है. फिर अल्टीमेटली एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से अलग होता है और सबस्ट्रेट चेंज होता है प्रोडक्ट में. ऐसे होता है ना. Yes, ये ma'am. है मैम. ये क्या हुआ है, इस पॉइंट पे क्या हुआ है, एंजाइम और सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हुआ है ना कॉम्प्लेक्स का. Yes, ma'am. यही हो रहा है ना. राइट. तो वो क्या कह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसमें कोई कोई भी प्रॉब्लम आके क्रिएट नहीं करता. सही बात है ना. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का यहाँ तो हमने कोई रोल नहीं पड़ा ना. वो तो सिर्फ लड़ाई करता है सबस्ट्रेट की जगह लगने के लिए. लेकिन अगर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट लग गया तो वो कुछ नहीं करता ना उसके साथ. उसके ब्रेकडाउन में तो कोई पंगा नहीं डालता. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही. The presence of a competitive inhibitor decreases Km. जब भी competitive inhibitor होता है सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ जाता है तो Km की वैल्यू इंक्रीज होती है. ये स्टेटमेंट होगी गलत. Competitive inhibitor react reversibly with the enzyme. तो जो इनहिबिटर होता है वो एंजाइम के साथ रिवर्सिबली अटैच होता है ना. ये तो हमने करा ही था. ये देखो इस वाली पिक्चर में, Yes, ma'am. ये वाले पॉइंट पे कि देखो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच हुआ है लेकिन वो इससे बाहर निकल के एंजाइम को फ्री भी करेगा. तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना. 4 मार्क का क्वेश्चन मैंने बोला था इससे बनता है. तो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. राइट. तो ये भी सही है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम.
जब भी मैंने एंजाइम पे इनिबिटर लगाया, देखो ये इनिबिटर लगा दिया मैंने, ये इसके साथ लगा रहता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होने देता। फिर जब ये एंजाइम से अलग हो जाता है इनिबिटर, एंजाइम का स्ट्रक्चर सेम रहता है ना, कि कुछ चेंज तो नहीं करता ना उसके एक्टिव साइट पे, नो मैम। एंजाइम वैसे का वैसे दिखता है। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कभी भी केमिकली चेंज नहीं करता है एंजाइम को, ठीक है। एंजाइम की एक्टिव साइट ऐसी तो नहीं करी ना उसने कि ऐसे हो जाए टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे हुई? नो मैम। नो मैम। ऐसे नहीं हुआ ना, सिर्फ ए वाला ही रहा, राइट। तो डी स्टेटमेंट भी सही है, तो मैं गलत ढूंढनी थी, आंसर वुड बी बी, राइट। तो मैं बी को ऐसे काट रही हूँ, इसे हटाओ, इस पर पॉइंट को हटाओ। अब अपने कॉपी में कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के साथ ये तीनों पॉइंट लिख लेने हैं आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो और ये तीनों पॉइंट लिख लेना, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट्स है, करेक्ट। नोट्स अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि नीट वाले इस स्टेटमेंट्स को इंपॉर्टेंट मानता है, तुमसे घूम फिर के पूछ सकते हैं ना। डन? यस मैम। यो मैम। तो वैसे तो पूरा भी नहीं समझ आया क्वेश्चन, तो इसीलिए तो तुम ट्यूशन पढ़ते हो, ताकि तुमको पता चल रहा है क्वेश्चन कैसे निकालने हैं। तो हर बार हर चीज समझ थोड़ी आई, हो सकता है कभी ना आए, या तुम लेट हो गया, कुछ भी हो। बाद में कोशिश जरूर करने से समझने की, लेक्चर लगा के देखना, मेरे को लगता हो जाएगा, लेकिन स्टिल लेक्चर आ जाए करो, तुम्हारा क्वेश्चन तो निकल ही जाएगा। अब देखो, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनिबिटर है हमारे पास ये, इस एग्जाम्पल को लिखो, लिखो अभी, एंड देन रेज योर हैंड जो मुझे ये समझाएगा। मैंने प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा, तुमको यहाँ जरूरत नहीं है, मैं समझा दूंगी वैसे भी, पहले उसको फटाफट लिखो। वो तुमसे ये नहीं पूछेंगे, जैसे पीछा क्वेश्चन था वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, अब वो तुमसे ये पूछेंगे, एग्जाम्पल देके पूछेंगे, बताओ इसमें जो इनिबिटर है मेलोनेट, इसे कॉम्पिटेटिव इनिबिटर और या फिर नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर, या फंस जाओगे। डन? ठीक है। प्रीति, प्रीति बनियाल, आवाज आ रही है? यस मैम। ट्राई करेगी एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ क्या हुआ होगा। ये एंजाइम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, सबस्ट्रेट है सक्सीनेट, इनिबिटर है मेरे पास कॉम्पिटिटिव इनिबिटर दैट इज मेलोनेट। तो क्या लगता है किन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ होगा? मैम सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में। नाम लेके बता, कंपटीशन किसके बीच में हुआ? सक्सीनेट एंड मेलोनेट। मेलोनेट के बीच में कंपटीशन हुआ। वो किसके साथ लगना चाहते थे दोनों? मैम ससानिक और डिहाइड्रोजिनेस। सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस के साथ लगना चाहते थे, है ना, ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। प्रोडक्ट ही फ्यूमेरेट होता है यहाँ पे, ठीक है। वैसे तुम्हें जरूरत नहीं थी इसलिए यहाँ लिखा भी नहीं है, ये आपका क्रैब साइकिल में यूज होता है, आगे पढ़ोगे क्रैब साइकिल प्लांट फिजियोलॉजी में, राइट। तो जब भी इसमें मेलोनेट आके लगेगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिले हो जाएगी। लेकिन अगर मैं हर्ष किसका अमाउंट बढ़ा दूं, किस चीज का अमाउंट बढ़ाऊं कि मेरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्विक हो जाए? सक्सीडेड। सक्सीनेट का, सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा दूं, दैट इज केएम की वैल्यू इंक्रीज कर दूं, ठीक है। क्लियर है सबको? यो Good. यस। हाँ बोल बेटा। गुड प्रीति, अच्छे से बोला, गुड हर्ष। चल, अब नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर क्या होता है? अब तुमको याद है एलोस्टेरिक साइट नाम की भी चीज होती थी, मैम। क्या होता था? एक बावला एंजाइम एक्टिव होता साइट के पीछे होती है। था, पीछे नहीं होता, एक्टिव साइट के कहीं और होता है। अबे पीछे नहीं, ऊपर भी हो सकता है, वो तो मैंने बना दिया था वैसे ही। देखो, तो ये एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट पे कौन आके बाइंड करता है? जनरली सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है ना, लेकिन एंजाइम के पास एक और साइट्स होती है, उस साइट का नाम है एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या कहता है, कह रहा मैंने नहीं पीछे पीछे भागना एक्टिव साइट की, वो मुंह चक के कहाँ अटैच हो जाएगा जाके?
एलोस्टेरिक साइट पे, यहाँ अटैच हो गया। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या करता है, इट डू नॉट बाइंड एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम पे बाइंड ही नहीं करता, ये कहाँ जाके बाइंड कर जाता है, एलोस्टेरिक साइट पे। Allosteric Allosteric site. site पर। तो ठीक है, एक्टिव साइट तो अवेलेबल है, तो फिर तो क्या दिक्कत होगी ना, मजे हो गए ये तो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हुई, बहुत ध्यान से देखना। बच्चे दिख रहा है आपको, You ma'am. Yes ma'am. एलोस्टेरिक साइट पे आके मेरा बन गया इनहिबिटर। अरे रेड कलर से बनाएंगे हम इनहिबिटर, लाल कलर से रोकेंगे हमको, ये मेरा लग गया इनहिबिटर। ध्यान से देखना, ठीक है। ये मेरा है एंजाइम और ये मेरी है कौन सी साइट, एक्टिव साइट, Active Active site. site। है ना। तो इनहिबिटर मेरा लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तो एक्टिव साइट खाली है, तो फटाफट यहाँ पे आगे किसको लग जाना चाहिए था, सबस्ट्रेट को। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, इनहिबिटर होता है बहुत ही ज्यादा चालाक, कहता है अच्छा, कहता तुम्हें लगता है सब सही होगा तुम्हारी जिंदगी में, वो क्या करता है, एक्टिव साइट की शेप ही बदल देगा, इसी तरीके से उसको चेंज कर देता है केमिकली, ठीक है। कुछ बॉन्ड ब्रेक करता है और नए बनाता है, प्रोटीन ही तो है, स्ट्रक्चर की फोल्डिंग अलग कर देगा। तो इनहिबिटर ने क्या कर दिया, एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर दिया, ये चेंज हो गई। अब बेटा जो सबस्ट्रेट होता है, हर एंजाइम का एक सबस्ट्रेट होता है ना जिससे होता है वो बाइंड करता है। अब जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है उसका स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज होगा, है ना। तो क्या अब सबस्ट्रेट अटैच हो पाएगा, No No ma'am. ma'am। है ना, कैन नॉट अटैच, अब अटैच हो ही नहीं पाएगा ना, दैट मीन्स ये एंजाइम खराब हो गया ना, तुमने प्रोटीन Yes ma'am। किया तो ये परमानेंटली खराब हो गया, राइट। तो अगर ये परमानेंटली खराब हो गया, अब एक केमिकल रिएक्शन में तुमने डाल दिया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव था ना, इसने कॉम्पिटिशन थोड़ी करा, तो नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो जिस जिस एंजाइम के साथ ये जाके लगेगा वो कभी भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। Yes ma'am। No ma'am. तो बेटा ये एक मीडियम है, यहाँ पे मैंने एंजाइम डाल दिए थे, लेट्स से 100, ठीक है। मैंने बेटा सबस्ट्रेट भी डाल दिए और मैंने अपने इनहिबिटर भी डाल दिए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी डाल दिए, डजंट मैटर किसका कितना नंबर है, छोड़ दो एंजाइम और सबस्ट्रेट का, एंजाइम का और सबस्ट्रेट का कितना नंबर है ये मैटर नहीं कर रहा, मेरे को इतना बता दो कि अगर इनहिबिटर डाला है दैट मीन्स कुछ ना कुछ एंजाइम्स तो खराब हुए होंगे ना, Yeah ma'am. Yes ma'am। एटलीस्ट 10 एंजाइम वेस्टेड। तो मैं कह सकती हूँ व्हाट इज अ वीमैक्स, वीमैक्स क्या बताता था हमें, Saturation point of all enzymes. वैल्यू जहां सारे एंजाइम्स ऑक्यूपाई होंगे किसके साथ, Substrate is. सबस्ट्रेट के साथ। बेटा अगर कुछ एंजाइम खराब हो गए, 10 एंजाइम खराब हो गए, तो क्या कभी भी वीमैक्स की वैल्यू आ पाएगी, ऐसे कभी हो पाएगा सारे एंजाइम सबस्ट्रेट से लग पाए, No ma'am. नहीं ना। No ma'am। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में वीमैक्स नेवर अचीव, कभी नहीं अचीव होता, समझ आई बात। अगर Yes मैं ma'am। Yeah ma'am. सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा भी दूं तो भी क्या इस रिएक्शन में कोई फर्क पड़ेगा, इनहिबिटर में कोई फर्क पड़ रहा है, No ma'am. पीछे No वाले में ma'am। तो मैंने सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा दिया तो इनहिबिटर अटैच नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं यहाँ बढ़ा भी दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नो मैम। No No ma'am। ma'am. क्योंकि सबस्ट्रेट अलग जगह लग रहा है, इनहिबिटर अलग जगह लग रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो दैट मीन्स केएम की वैल्यू को इंक्रीज करने को कोई फायदा नहीं है, तो केएम की वैल्यू सेम रहेगी। हाँ ये हम कह सकते हैं कि वी मैक्स बाय 2 भी सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि कभी ना कभी तो हाफ ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। हम इतना अज्यूम करते हैं कि इतने इनहिबिटर और सबस्ट्रेट है कि हाफ ऑफ द रिएक्शन तो हो सकता है, लेकिन कभी फुल रिएक्शन नहीं हो पाएगा, समझ आई बात, Yes ma'am। Yeah ma'am. ठीक है। तो ये वाला डायग्राम बनाओ, फिर नीचे के पॉइंट्स तो मैं तुम्हें आगे लिखवाती हूँ, इतना डायग्राम बना लो, ऊपर ऊपर वाला। डन 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 डन। Your
नो मैम। आर्यन हो गया बेटा, हिमानी, विनय, रिजुल, आशीष, तान्या, ठीक है। अभी मैं ग्राफ नहीं बना रही, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के पॉइंट्स पढ़ रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कभी भी एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम पे बाइंड नहीं करता, ये बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम पे, ठीक है। जब ये एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम पे बाइंड करता है, ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। कंफ्यूज मत हो जाना एलोस्टेरिक और एक्टिव साइट में, सामने बना लेना पिक्चर, तब समझ आएगा। तो जैसे ही एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है, ये क्या करेगा, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना थर्ड वाला, वो ये है। Hence the substrate cannot bind to the enzyme, substrate कभी भी एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, तो ओवरऑल रेट ऑफ द प्रोडक्शन विल डिक्रीज, ठीक है। ओवरऑल रेट हमेशा के लिए डिक्रीज हो गया, क्लियर। यस मैम। Yeah. अगर मैं ग्राफ में बनाऊं, ये है नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन ऐसे बनाते हैं ना, विदाउट इनिबिटर सब कुछ बढ़िया था। तो विद इनिबिटर मुझे बताओ ये ग्राफ कैसे बनेगा, अपने कॉपी में बनाओ, बनाओ बनाओ, फिर कंपेयर करेंगे। ये मेरी है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, कॉपी में बनाओ, जो तुमको बच्चे वैल्यू लिखवाई थी ना कि वी मैक्स कभी अचीव नहीं होगा, वी मैक्स बाय 2 के एम ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो बना के देखो कैसे बना तुमसे। ठीक है, डन। Yeah. यस वेरी 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 सिंपल, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अगर हम वी मैक्स की वैल्यू की बात करें, तो वी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी, कभी भी अचीव नहीं होगी, यहाँ बना देते हैं तुम कंफ्यूज होंगे। तो हमारी वी मैक्स की वैल्यू वो कभी अचीव नहीं होगी, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। देखो ये वाले ग्राफ एनसीईआरटी में बड़े हैं, देख के बताना, देख के बताओ। एनसीईआरटी में नीचे एंजाइमिक ग्राफ बने हुए हैं आपके, पीएच के, टेम्परेचर के। ये वाला ग्राफ बना है कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव का, सच बताना एनसीईआरटी लेके बैठे हुए नहीं। क्या बोला आपने? ये वाले जो ग्राफ है कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की, क्या ये वाले ग्राफ एनसीईआरटी में बने हुए हैं? मैम ऐसा सिर्फ एक ही बना है। हाँ, वहां पे देख, उसके नीचे हेडिंग क्या लिखी है, किसका ग्राफ है वो, क्या लिखा है? कंसंट्रेशन ऑफ Concentration of सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी। हाँ, तो वो उसमें इनिबिटर का ग्राफ नहीं है, वो सिर्फ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वाले का ग्राफ है, ठीक है, इनिबिटर का ग्राफ नहीं है। तो इनिबिटर के ग्राफ्स आएंगे नहीं। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सिर्फ कंक्लूजन पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। शुरू जैसे पीछे क्वेश्चन आया था वैसे ही क्वेश्चन आएंगे कंक्लूजन से, तुझे कुछ याद नहीं रखना है, तुझे सिर्फ कंक्लूजन्स को याद रखना है, क्लियर है। यो मैम। तो ये जो ग्राफ है हम अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये आएंगे नहीं कभी, क्लियर सबको। यस मैम। यो मैम। तो बेटा यस मैम। विदाउट इनिबिटर कुछ नहीं होगा, कभी भी वीमैक्स अचीव नहीं होगा। लेकिन अगर यार तुम खुद सोचो, अगर इनिबिटर है तो हमेशा जो मेन लाइन थी उससे तो नीचे ग्राफ बनेगा ना हमारा, है ना। इनिबिटर के आने से नुकसान तो हुआ होगा ना केमिकल रिएक्शन को, करेक्ट, हुआ होगा कि नहीं? यस मैम। Yeah. तो कुछ इस तरीके से यस चलेगा, मैम। ऑलमोस्ट इस तरीके से चलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, स्टार्टिंग का तो कुछ सीन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। केएम की वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई। देखो एक्चुअल में बिल्कुल सेम नहीं होगी यार, थोड़ा फ्लक्चुएशन तो होगा, लेकिन हम थ्योरी में पढ़ते हैं,
थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो वी मैक्स की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है। शायद मैंने यहाँ उल्टा बोल दिया। हाँ, उल्टा बोल दिया, लिटिल डिक्रीज आता है इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। अब अगर मैं इसका कंक्लूजन निकाल लूं तो कुछ नहीं है, तुमको बस इतना याद रखना है। क्या कंक्लूडिंग पॉइंट वुड बी, जो वी मैक्स की वैल्यू थी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो कभी भी अचीव नहीं होगी, नेवर अचीव। चेंज हो जाएगी भी तो सही लैंग्वेज है, अगर देखो तो वी मैक्स की वैल्यू जो थी ये चेंज हुई ना पीछे जाके, कहीं ना कहीं, Yeah, bro. है ना, लोअर होगी ना पीछे वाली से, तो ये चेंज तो होगी, कभी कंप्लीटली अचीव नहीं हुई लेकिन चेंज हुई है। तो ये भी बोल सकते हैं कि लोअर हो जाएगी क्योंकि लो तो रहेगी और कभी अचीव नहीं होगी। के एम रिमेन्स द सेम। तीसरा पॉइंट बन सकता है वी मैक्स बाय 2 डिक्रीजेस। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका साइनाइड। साइनाइड मैं तुमको होमवर्क में दूंगी, एक बार पढ़ के आना। साइनाइड तुमको पता है किस कौन से फ्रूट के बीज में होता है? तो नहीं पता? साइनाइड केस नहीं पता तुमको? इंडिया में बहुत फेमस केस है वो, इट्स अ मर्डर मिस्ट्री। आपको पता है इंडिया में फीमेल्स को जनरली फांसी नहीं होती है, ठीक है, पर एक ऐसा केस है जिसकी में देखा गया कि फीमेल को फांसी होने के चांसेस है। आई एम नॉट श्योर कि अभी उसकी फाइनल डेट आई है या नहीं, लेकिन ये पहला केस था। बहुत बड़ा हिस्टोरिकल केस है इंडिया का, इतना खतरनाक क्राइम हुआ था। एग्जाम्पल है साइनाइड, पढ़ के आना, ठीक है, रीड करके आना। Yeah. साइनाइड यस मैम। तो तुमको यस इनहिबिटर, मैम। ठीक है। तो इतना पॉइंट लिखा आप लोगों ने, कंक्लूजन Yeah, bro. यस मैम। मैम। कुछ नहीं करेंगे ना, यस एक मैम। बार इसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं, हमको तसल्ली हो जाएगी। एक हमने करा था कॉम्पिटिटिव, अपनी कॉपी खोल लो, यहाँ कंक्लूजन लिखा है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और एक जगह हम लिखेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, चलो, अरे तुम्हें आता है तो आराम से कर लोगे। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो बाइंड कहाँ करते हैं एंजाइम के? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। एट एक्टिव साइट। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, गुड। और नॉन कॉम्पिटिटिव वाले कहाँ बाइंड करते हैं? एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक साइट। Allosteric site. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिवर्सिबली बाइंड करते हैं एंजाइम से या नहीं? यस मैम। बाइंड एंजाइम यस रिवर्सिबली, गुड। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये करते हैं रिवर्सिबली? नो मैम। No, bro. नॉट रिवर्सिबल, वही पड़ा है, उसको हटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या केमिकल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करता है एंजाइम का? नो मैम। No, bro. नो मैम। डू नॉट डिस्ट्रॉय केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। नॉन कॉम्पिटिटिव कर देता है, यस मैम। मैम। डिस्ट्रॉय केमिकल स्ट्रक्चर दैट इज, अगर मैं फिर भी बोलूं और सही से बोलूं तो एक्टिव साइट ना। यस मैम। यस मैम। अगर मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दूं तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को बीट किया जा सकता है ना, यस Yeah, मैम। bro. ना, तो केएम इंक्रीज करते हैं। हाँ, अगर मैं यस सबस्ट्रेट मैम। इंक्रीज कर दूं तो क्या कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को बीट कर सकते हैं? नो मैम। No, bro. तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हैव नो इफेक्ट। वी मैक्स की वैल्यू कैसी रहती है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में? सेम। Same. सेम। वी मैक्स बाय 2 सेम। Same. केएम। इंक्रीज। Increase. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वी मैक्स Change. सेम। नेवर अचीव या फिर डिक्रीज। वी मैक्स बाय 2 डिक्रीज डिक्रीज। Decrease. और केएम चेंज। No. सेम। 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 इतने में क्वेश्चन हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट लो इसका, बाद में लिखना, ठीक है। तो चाहे तुमको बहुत अच्छे से नहीं भी आता था, तुमने ये तो कर लिया भाई, ये तो आ गया तुम्हें। ठीक है, अब मैं तुमसे वो पार्ट करा रही हूँ जिससे भैया भर भर के क्वेश्चन आते हैं, हीट वाले बावले हो जाते हैं इसको देख के। चलो बहुत ही इजी है, बस तुमको वर्ड समझना है, ठीक है जी। आओ, वोकेबुलरी। तो वोकेबुलरी नीड स्पेशल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब होलो का मतलब क्या होता है? होल, एक तो
एक तो होलो होता है खाली खोखला, ये वो वाला होलो नहीं है भाई, HOLLO वाई वाला नहीं समझना, खोखला नहीं। यहाँ पे होल की बात हो रही है, कभी तुमने सुना होल? होल चैप्टर आई विल कंप्लीट, होल मतलब पूरा। पूरा, पूरा कहते हो ना है। और ए अगर मैं बोल दूं ए से मतलब होता है कुछ एब्सेंट है, एब्सेंट की बात होती है ना, Yeah. Yes, ma'am. इस चीज को याद रखना। तो व्हाट इज अ होलो एंजाइम? होलो एंजाइम का मतलब होता है पूरा एंजाइम, पूरा एंजाइम, ठीक है। तो कोई भी एंजाइम को हम होलो एंजाइम तब कहते हैं जब उसमें एक तो नॉन प्रोटीन पार्ट हो, एक तो उसमें प्रोटीन का पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो एक पार्ट उसमें प्रोटीन का होना चाहिए, यानी अमीनो एसिड से बना हुआ होना चाहिए, और एक उसके बाद नॉन प्रोटीन पार्ट होना चाहिए। नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मेटल आयन, मान लो कैल्शियम लगा, या फिर सोडियम लगा, पोटेशियम लगा, या फिर नॉन प्रोटीन पार्ट में तुम कार्बोहाइड्रेट लगा दो, तुम लिपिड लगा दो, ठीक है, तुम न्यूक्लिक एसिड, तुम कुछ भी लगा दो, बस वो प्रोटीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट जिस एंजाइम में होते हैं उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम इज अ कंप्लीट एंजाइम। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. ma'am. सारे एंजाइम ऐसे नहीं होते, कुछ एंजाइम होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन Yes, ma'am. प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एंजाइम में प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो व्हाट इज होलो एंजाइम? मतलब पूरा एंजाइम। होलो से पूरा याद रखना है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन। समझ आइए? Yeah, ma'am. Yes. एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सीधा पूछ लेंगे आपसे, लिखो इसे ऐसे ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। डन? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. आजा बेटा। Yes, ma'am. नेक्स्ट था एपो। एपो में कैपिटल ए आया है, यानी कि कुछ एब्सेंट है। Yeah. Yeah, ma'am. एब्सेंट है इसमें क्या? एब्सेंट है नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, यानी कि दो तरीके के एंजाइम नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंजाइम्स मैं कह सकती हूँ दो तरीके के हैं। एक हो गया मेरे पास होलो एंजाइम। होलो एंजाइम वो बावला एंजाइम है जिसके पास प्रोटीन भी है और उसके पास नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। और एक दूसरा एंजाइम होता है जिसको अपन कहते हैं एपो एंजाइम। ये भी एंजाइम है लेकिन इसके पास सिर्फ प्रोटीन है। समझ आई बात? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. वही मैम। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये लिखो, ये सेकंड पॉइंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, याद रखना पूरा एंजाइम इस होलो एंजाइम, और ए से एब्सेंट है तो इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट एब्सेंट है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन 4 मार्क का। मैम इसमें को फैक्टर नहीं आएगा? नहीं आएगा, मैंने कहा ना नॉन प्रोटीन पार्ट खत्म है, उसी के नीचे कोफैक्टर लिखा है ना। अभी ये मैं एक्सप्लेन करूंगी, अभी एक्सप्लेन नहीं किया मैंने तुझे, ठीक है। 2 मिनट रुक जा, अभी समझ आ जाएगा तुझे, लेकिन कोफैक्टर आएगा नहीं। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। अब ये तीसरा क्वेश्चन 4 मार्क का, ठीक है। 4 मार्क होलो एंजाइम पे आएंगे, 4 मार्क का क्वेश्चन एपो एंजाइम से बना, अब आ गया नॉन प्रोटीन पार्ट, इससे 4 मार्क का बन रहा है। तुम देख रहे हो ये तीन वर्ड से 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये अकेला कितने नंबर का हो गया? ये अकेला कॉन्सेप्ट 12 मार्क्स का हो गया ना। मजाक नहीं Yeah. कर रही मैं, Yes, एक्चुअल में Yes, यार ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ नॉन प्रोटीन पार्ट, तो नॉन प्रोटीन पार्ट्स को हम बुलाते हैं कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट को ही हम बुलाते हैं कोफैक्टर। सो नॉन प्रोटीन पार्ट आल्सो कॉल्ड, ऐसे याद करो उसको, आल्सो कॉल्ड कोफैक्टर। अगर बहुत डिटेल में जाओगे बायोकेमिस्ट्री में तो थोड़ा फर्क आएगा, लेकिन तुमको इतना ही याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो नॉन प्रोटीन पार्ट आल्सो कॉल्ड कोफैक्टर, ये बात लिखी अगले पेज पे, 4 मार्क का क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। यो मैम। कोफैक्टर तुमको कौन कौन से याद रखने हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोफैक्टर 3 टाइप के याद रखने। पहला, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ कोफैक्टर, कोएंजाइम्स इज अ कोफैक्टर, मेटल आयन इज अ कोफैक्टर। एक टाइम आएगा जब 11th 12th की बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, तब तुम्हें इन सब के एग्जांपल मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे। अभी के लिए जो मैं बोलूंगी बस उसको वैसे याद करना है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट इज आल्सो नोन एज कोफैक्टर। 3 तरीके के कोफैक्टर हमने पढ़ने हैं, इससे ज्यादा होते हैं, तुमको टाइप 3 पढ़नी है। एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा है कोएंजाइम और तीसरा है मेटल आयन। लिखा? Yeah. ठीक है।
तो अगर होलो एंजाइम है तो उसके पास एक तो प्रोटीन का पार्ट होगा और दूसरा होगा नॉन प्रोटीन का पार्ट। तो मैं बना देती हूँ, ठीक है, ये एंजाइम बना रहा हूँ मैं, ये उसकी प्रोटीन चेन है। लेट्स से दिस इज प्रोटीन और उसके ऊपर नॉन प्रोटीन पार्ट लगा है, ठीक है, दिस इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट लगा हुआ है कहीं कहीं जगह। नॉन प्रोटीन, नॉन प्रोटीन को मैं कह सकती हूँ कोफैक्टर। मैम। कोफैक्टर में कंपैरिजन थोड़ा सा आएगा। अगर कोफैक्टर बस चिपक के लगा है, ठीक है, हमेशा ही उस प्रोटीन, जैसे ही वो प्रोटीन बढ़ा है ना ट्रांसलेशन के बाद, कोफैक्टर उसके साथ जाकर लग गया। इट डजंट मैटर एंजाइम एक्टिव है इनएक्टिव है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहा है मैं हमेशा इसी के साथ लगा रहूंगा, ठीक है। तो जब कोई कोफैक्टर हमेशा के लिए उसके साथ चिपकता रहता है, प्रोटीन के साथ चिपका हुआ पड़ा रहता है, उस कोफैक्टर को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। सो व्हाट आर प्रोस्थेटिक ग्रुप? प्रोस्थेटिक ग्रुप कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक मटेरियल ही है, टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम के साथ। टाइटली बाउंड किसके साथ है बेटा? एपो एंजाइम, यानी प्रोटीन पार्ट के बाद। ये बात समझ आई? वर्ड वर्ड याद रखना है। होलो एंजाइम तो दोनों Yes, के ma'am. कॉम्बिनेशन हो गएंगे ना, तो एपो एंजाइम के साथ कंबाइन है ना वो। तो एपो एंजाइम इज नथिंग बट प्रोटीन। तो प्रोटीन के साथ कोफैक्टर परमानेंटली अटैच होता है, उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। समझ आया? Yes, ma'am. इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से सीधा क्वेश्चन बनेगा, तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता, एग्जाम्पल याद रख लो अभी के लिए कि एक एंजाइम है जिसका नाम है कैटिलेज। ए ऐसी लिखा है, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट एंजाइम। तो ये एंजाइम है कैटिलेज, ठीक है, ये मैंने बना दी कैटिलेज। तो दिस इज अ कैटिलेज। तो कैटिलेज इज नथिंग बट एपो एंजाइम ना, मैं प्रोटीन ही तो बना रही हूँ अभी के लिए। तो ये अभी इसकी प्रोटीन चेन बनाऊंगी तो मैं उसको एपो एंजाइम बोलूंगी, ठीक है। इसी के साथ हमेशा अटैच रहता है कौन सा ग्रुप? हिम ग्रुप। तो हिम ग्रुप एक्ट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, परमानेंटली इसके साथ अटैच है। तो जैसे ही एंजाइम बनेगा ना अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में आएगा, हिम ग्रुप इसके साथ लगा रहेगा। समझ आई बात? Yes, ma'am. लिखा? ये एक हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन। लिखो लिखो लिखो, तो कराते हो क्वेश्चन। पहले एंजाइम के क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं तुमको आंसर राइटिंग कराऊंगी, ठीक है। पीछे आओ। अब दूसरा केस है कि एक प्रोटीन है, उसके साथ जो प्रोस्थेटिक जो कोफैक्टर है ना, तब आके लगता है जब उसे काम करना होता है। तो जब एंजाइम एक्टिव होगा ना, सिर्फ तभी उसके पास कोएंजाइम आके लगेगा, ठीक है। मतलब कि एंजाइम इनएक्टिव पड़ा था, उसको अगर एक्टिव होना है तो कोएंजाइम उसके पास आके लगेगा और वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये एसोसिएशन टेम्परेरी है, सिर्फ काम के लिए साथ आते हैं, राइट। इट्स लाइक प्रोस्थेटिक ग्रुप आर नथिंग बट तुम और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हमेशा साथ रहते हो ना, फर्क नहीं पड़ता कि काम है या Yes, नहीं है, ma'am. या साथ रह रहे हो। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है तुम और तुम्हारा दोस्त। कोएंजाइम्स आर द अदर क्लासमेट। अगर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट होगा तो तुमको साथ आना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद तुम आपस में बातचीत करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ता। तो जो कोएंजाइम है इट्स लाइक हमारे को क्लासमेट्स, ठीक है, जो सिर्फ काम के टाइम साथ में आते हैं, राइट। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशंस लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? कोएंजाइम्स आर लूजली बाउंड टू एपो एंजाइम। ये लूजली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से। ये तभी अटैच होते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है, उसे एक्टिवेट करते हैं। एंड दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। ऑब्वियसली रिवर्सिबल है ना, जब भी ग्रुप प्रोजेक्ट खत्म होगा तो तुम अपनी अपनी जगह चले जाओगे, वैसे ही कोएंजाइम प्रोटीन से अलग होकर अपनी जगह चला जाएगा जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा। समझ आई बात? Yes, ma'am. NAD पॉजिटिव, NADP पॉजिटिव, ये एक्ट करते हैं एज कोएंजाइम बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे एंजाइम के साथ ही टेम्परेरीली बाउंड होते हैं और काम करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब तुम प्लांट फिजियोलॉजी करोगे मेरे साथ तब तुम देखोगे ये हर जगह ही है, ठीक है। तो दे एक्ट एज अ कोएंजाइम, ऑलराइट। Yes, ma'am. ये मैम। क्या कोएंजाइम एसेंशियल है एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए? यस मैम। हाँ, एसेंशियल टू एक्टिवेट एंजाइम। अगर ग्रुप प्रोजेक्ट करना है तो ग्रुप में लोग होने चाहिए, अकेले नहीं होगा वो प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट है वो। तो एसेंशियल है एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम को। एपो एंजाइम ऐसे ही पड़ा रह जाएगा अगर कोएंजाइम उसके पास आके नहीं लगेगा, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ये रिवर्सिबल है इसका मतलब इसको हल्के में लेना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में कंपैरिजन आता है, क्लियर इतना? Yes, ma'am. लास्ट इज मेटल आयन। मेटल आयन तो तुमने बहुत बार सुने होंगे, ये भी लूजली अटैच होते हैं एपो एंजाइम के साथ। जैसे अगर तुम कह लो ब्लड क्लॉटिंग ही होती है तो ब्लड क्लॉटिंग में भी कैल्शियम का रोल होता है,
मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का रोल होता है, बहुत जगह पे आते हैं ये सब चीजें, ठीक है। तो मेटल आयन आर लूजली अटैच्ड टू एल्पो एंजाइम, तो जो टाइटली अटैच थे वो इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि वो प्रोस्थेटिक ग्रुप आके, ठीक है। ये भी लूजली अटैच होते हैं, जैसे कि जिंक आयंस कई जगह यूज होते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में भी यूज होते हैं, छोड़ो बहुत सारे एंजाइम में यूज होते हैं। जिंक आयन का नाम याद रख लेना, इट इज अ मेटल आयन। ओके, क्लियर? yes ma'am. क्वेश्चन दिखा दूं? Yes, ma'am. सबने ये लिख लिया? तभी हो पाएगा, सबने लिख लिया तो। सबने लिख लिया, एक बार मैम थम्स अप लिख करो, मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। थम्स अप करो, अंगूठा लगाओ, अंगूठा। दो बच्चों के अंगूठे, बाकी दो बच्चों के अंगूठे टूट गए। 3 बच्चों के, क्या भी प्रीति? नहीं हुआ बेटा। आर्य, मयंक, विजुल, विनय, कांक्षा, तान्या, प्रवीण नहीं आता ना? कशिश, Yes, ma'am. ठीक है बेटा। आइए सवाल करते हैं, सवाल मजे आएंगे तुमको, सीधे सीधे क्वेश्चन निकल जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 59 एंड 60। 59 करो और 60 करो। Write in the check box. Let's see. ओके, शुरू का हो गया। शुरू पहली बच्ची है जिसको चैप्टर पूरा समझ नहीं आया, लेकिन आंसर सारे सही दे रही है। गुड है। और 60 ट्राई तो करो बेटा, मतलब आंसर दे रही है, सही तो नहीं है सारे, पर दे रही है। मयंक, विनय, आंसर बेटा, आर्यन, सारिका, मुस्कान, शालिनी, राजकुमारी, आदित्य चुप कैसे है? तबीयत ठीक है तेरी? मैम थोड़ी खराब है। ये हर्ष और सुरु ने क्लास में आकर सबको नोट किया, क्या हुआ तुम? मैम सर्दी और खांसी है। हाँ, इन लोगों ने कराया बेटा, मास्क पहन के बैठा कर, अच्छे से कोसा पानी पी और अपना अच्छे से रेस्ट कर। मुस्कान, शिल्पी, हर्ष, आकांक्षा, हर्ष, हाँ बेटा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और तुमको करेक्ट ढूंढनी है। को एंजाइम्स एंड मेटानाइन्स ये कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ आप ऐसा कर लो कि को फैक्टर लिख लो। और को फैक्टर कितने टाइप के होते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम एंड मेटालाइन। तो थोड़ा सा ना आइडिया रहता है कि बात क्या हो रही है। अभी देखो ये क्या कह रहा है, को एंजाइम और मेटालाइन, को एंजाइम और मेटालाइन आर टाइटली बाउंड टू द एंजाइम। ये टाइटली बाउंड तो होते ही नहीं एंजाइम से, वो तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, तो कट है। इन्हीं को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते नहीं, ये अलग चीज है। तो ए स्टेटमेंट होगी गलत, समझ आई बात? yes ma'am. A complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme। वो कह रहा है apoenzyme हम किसको कहते हैं कि प्रोटीन पार्ट भी हो प्लस एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी लग जाए, इसको हम एपोएंजाइम नहीं कहते। एपोएंजाइम तो सिर्फ प्रोटीन पार्ट को कहते हैं ना। ये पूरे स्ट्रक्चर को अपा क्या बुलाते हैं? होलो एंजाइम। हाँ, तो बी स्टेटमेंट भी गलत होगी, आंसर वुड बी डी। दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, समझ आया? बोलो मैम। 60 देखते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब क्या है? एक प्रोटीन पार्ट है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम किस नाम से बुलाते हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर 3 टाइप के पढ़े हमने, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है कोएंजाइम और एक होता है मेटलाइन।
डिफरेंस किसमें पूछ रहा है हमारे पास? प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम में। तो डिफरेंस क्या है? दे रिक्वायर मेटालाइन फॉर देयर, इनको मेटालाइन चाहिए एक्टिविटी के लिए। नहीं यार, नो मैम। नहीं है। No, दे ma'am. प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होते हैं एपोएंजाइम से। यस Yes, मैम। Yeah, ma'am. बेटा अगर यहाँ ये लिख देता होलो एंजाइम फिर गलत हो जाता ना। तो याद Yeah, रखना ma'am. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है? ये सही है। देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब, ट्रांजिएंट मतलब तुमने आंसर किया, कुछ तो सोचा होगा। ट्रांजिएंट मीन कम टाइम के लिए रहना, ज्यादा नहीं, कुछ मतलब टाइम ज्यादा के टाइम के लिए, लिए हाँ, नहीं। उसके बाद वो वापस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। प्रोस्थेटिक ग्रुप तो परमानेंटली बाउंड होते हैं ना, कोएंजाइम की ट्रांजिएंट है ना, मतलब कि टेम्परेरी होगी ना। तो दोनों की टेम्परेरी नहीं है ना, राइट? सिर्फ एक की टेम्परेरी है, तो ये गलत होगी। दे कैन सर्व एज को फैक्टर इन ए नंबर ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। ये को फैक्टर की तरफ काम कर सकते हैं इन इन ए नंबर ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। ये सही बात है। बताओ। दे कैन सर्व एज ए कोफैक्टर, ये दोनों कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप कोफैक्टर की तरह काम कर सकते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में। पॉसिबल है? हर्ष, पॉसिबल है? बोल भाई। डी वाली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? कि कोफैक्टर्स होते हैं ना, कोफैक्टर क्या होते हैं हमारे? नॉन प्रोटीन पार्ट, है ना। तो कह रहे हैं जो कोफैक्टर है प्रोस्थेटिक ग्रुप और जो कोफैक्टर हमारा है कोएंजाइम, ये अलग अलग केमिकल रिएक्शन में मदद कर सकते हैं एज ए कोफैक्टर। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम दोनों अलग अलग केमिकल रिएक्शन में कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, यस या नो? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. यो मैम। बिल्कुल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम से डिफर कैसे करते हैं, तुमको डिफरेंस बताना था, सिमिलैरिटी थोड़ी बतानी थी। तो ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट इज करेक्ट। पर क्वेश्चन में तो हमें डिफरेंस पूछा था ना, ये तो सिमिलैरिटी है, तो इसीलिए इस आंसर के साथ नहीं जा सकते। आंसर वुड बी बी। समझ आया? यो मैम। B. Yes, ma'am. एक ही था ये, राइट? डन? 60 डन। Yeah, ma'am. क्वेश्चन नंबर Yes, ma'am. एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 61 एंड 62 कॉपी में देखी मैंने, करना हो जाएगा। सिक्सटी वन एंड 62 ध्यान से करना। भेजो भाई, आंसर आता है तुम्हें? मैं, प्रीति, रिया, हर्ष, आकांक्षा। ओके, शिल्पी का आंसर आ गया। ओके बेटा।
ओके अच्छा ओके ठीक है, ये पढ़ा था हमने। होलो एंजाइम इज एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, राइट? Yeah, ma'am. अगर मैं होलो एंजाइम को, अगर मैं एपो एंजाइम को यहाँ ले जाऊं तो मैं होलो एंजाइम को इधर लेके आ सकती हूँ। मैथ थोड़ी चल रही है, इसका मतलब समझ रहे हो कि एपो एंजाइम क्या होता है, कोफैक्टर प्लस होलो एंजाइम। अबे इसका कोई सेंस नहीं बना। होलो एंजाइम इज द वन जो होल है, जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट है। इसको इधर उधर लेके नहीं जाना है अपनी मर्जी से, मैथ नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम, करेक्ट ढूंढना है आपको। तो होलो एंजाइम यहाँ रखा, ठीक है, होलो एंजाइम यहाँ रखा, पहले इसी को चेक कर लेते हैं। होलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम दैट इज अ प्रोटीन पार्ट प्लस कोएंजाइम या कोफैक्टर। Cofactor. अबे कोफैक्टर है, कोफैक्टर। कोएंजाइम नीचे था, कोफैक्टर तो पहला तो गलत हो गया है ना, पहला वाला गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, You, ma'am. कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, बड़ा खराब क्वेश्चन हो गया। आगे चेक करके देखते हैं। कोएंजाइम्स अगर हम बोल के जाएं, इन दोनों को हटाते हैं। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स की बात कर रही है, कोएंजाइम ये है, यहाँ बना लेते हैं क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं हम। कोफैक्टर जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव ग्रुप प्लस कोएंजाइम प्लस प्लस मेटल आयंस। मेटल आयंस। वो क्या बोल रहा है कि कोएंजाइम, ये वाला कोएंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, ऐसा होगा? नो मैम। नहीं, कोएंजाइम इज नॉट इक्वल टू एपो एंजाइम और होलो एंजाइम, होलो एंजाइम के इक्वल नहीं हो सकता। एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। एपो एंजाइम क्या है हमारे पास, प्रोटीन पार्ट, Protein. ठीक है, और उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है कोफैक्टर, राइट? ये कह रहा है एपो एंजाइम इक्वल्स टू होलो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, ये स्टेटमेंट सही है? No, ma'am. कोफैक्टर इज इक्वल टू एपो एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम। तो वो कह रहा है एपो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम होता सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, वो होलो एंजाइम और कोएंजाइम के इक्वल नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अगर मैं इन सब में देखूं तो मैं किसके साथ जाऊंगी, अभी ऑप्शन तो आ गया, वैसे तो गलत है लेकिन ऑप्शन आ गया, तो किसके साथ जाओगे फिर? ए और सी के साथ तो जा ही नहीं सकते, बिल्कुल ही गलत हो गया। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के साथ कैसे जाएगी बेटा? And the option. ए ऑप्शन के साथ कैसे जाएगी बता? हाँ देखो, होलो एंजाइम इक्वल्स टू, एक हो गया एपो एंजाइम, और वो कोफैक्टर का एक एक टाइप का कोफैक्टर ही तो है ना? तो बन गया ना, होलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, तो कोएंजाइम इज अ टाइप ऑफ कोफैक्टर, तो आंसर वुड बी ए। समझ आई बात? Yeah, ma'am. यस तो मैम। कहने का मतलब ये था कि अपनी मर्जी से, जो समझाना चाहती थी वो ये कि अपनी मर्जी से होलो एंजाइम को इधर उधर मत लेके चले जाना, ऐसे नहीं होगा ये कि यहाँ ले गए प्लस कर दिया माइनस कर दिया, ये नहीं करना है। क्लियर? You, नाउ यस मैम। 62 इज नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम, नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम सिर्फ एक ही पढ़ा था हमने, दैट इज राइबोजाइम, ठीक है, राइबोजाइम। ओके। एक्स्ट्रा क्लास है आज आपकी, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन यस मैम। you, सिर्फ ma'am. क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो मैं पॉल लॉन्च कर रही हूँ, पॉल करके चले जाओ, एक बार पॉल करके चले जाओ और फिर हम लोग मिलते हैं 8